हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 का सीरीज चल रहा है, जिसमें ऊपर के दो टॉपिक स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। एक भी एमसीक्यू की वीडियोज़ गाइज आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर बनाए जा रहे हैं। तो आपसे एक भी वीडियोज़ मिस ना होने पाए, तो इस बात का खासा ध्यान रखें। इसमें हम तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी फ्रेंड से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी कंटेंट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ऐसी वीडियोज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइस, ये क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल जो है, जितनी भी एजेंसियां अब एग्जाम ले रही हैं, अब उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एक टेक्निक है, उसका नाम है एलिमिनेशन टेक्निक। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2020। कम्पिटेटिव या कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स बात एक ही है, 2020। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडियन रैंक इज 68th। यस, ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, यस ये पहला वाला तो सही है। सेकंड वाला पढ़ते हैं, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश नहीं करता है, इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। तो देखिए कौन सा वाले में था, ये ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है, यानी ए और बी में से कोई एक सही हो सकता है। अब बी और सेकंड स्टेटमेंट तो आपको गलत मिल गया कि ये वर्ल्ड बैंक तो करता नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, तो यानी सेकंड हो ही नहीं सकता। यानी इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वाले को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको थर्ड वाला नहीं भी पता है तो आप सेकंड वाला में आपको पता चल गया कि ये रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन ए इज करेक्ट। गाइज, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट 2020 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, और 68th रैंक है भारत की, और स्विट्ज़रलैंड पहले रैंक पे है। गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस ये होता क्या है। एक्चुअली क्या करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या करता है कि सभी देशों की क्षमता का आकलन करता है, यानी उनकी कैपेसिटी का आकलन करता है कि ये अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को हाई लेवल की सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना इन्होंने एफर्ट लगाया है, उसकी रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है। ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है कि जो माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, यानी बड़ी बिजनेस और छोटे बिजनेस को इंटीग्रेट करके इनका एक सिंगल इंडेक्स बनाया जाता है। उसी इंडेक्स का नाम है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों बिजनेस को इंटीग्रेट करके एक सिंगल इंडेक्स बनाया गया है, उसी इंडेक्स को बोलते हैं हम ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है। बैकग्राउंड भी समझते चलिए सभी का। दूसरा क्वेश्चन है कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 हैज़ बीन पब्लिश्ड इन अप्रैल 2021। यानी अभी हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020 अपनी एक रैंकिंग पब्लिश की है यूनिवर्सिटीज़ की। इसमें कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप 100 में अपनी जगह बना पाई है? तो ऑप्शन है ए आईआईसी बेंगलोर, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। गाइस, इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नन ऑफ देम, क्योंकि कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप 100 में ही नहीं, टॉप 500 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई है। आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये रिपोर्ट जो पब्लिश करती है उस संस्था का नाम है संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। संघाई जो कि चाइना में है, तो जाहिर सी बात है चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल हो सकता है इसका एक पहलू ये भी हो सकती है, लेकिन हम एज अ भारतीय नागरिक होने के नाते इस बात को समझ सकते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है 501 और 600 के बीच में है, और ऐसी यूनिवर्सिटी भारत की सिर्फ एक ही है, आईआईसी बेंगलोर। पहले नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है, पहले रैंक पे, वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की यानी क्षेत्रीय जो यूनिवर्सिटी में है, उन सभी इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले रैंक पे आईआईसी बेंगलोर है। यानी भारत के अंदर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आईआईसी बेंगलोर है, जो पहले रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हम वही तकनीक अपनाएंगे एलिमिनेशन वाला, कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडियाज रैंकिंग इज 112th। कैसे मैं आपको बता दूँ 112वीं रैंक ये 2020 वाली रिपोर्ट में थी, यानी अब पहले ही स्टेटमेंट आपको पकड़ में आ गई। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कौन कौन से में है, ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में, यानी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन सी बचता है। तो डायरेक्ट आपको दूसरा तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सी
टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसे एनालिसिस कर लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग 140वां है इस समय 2021 में, और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, बिल्कुल सही है। आइसलैंड टॉप पोजीशन पे है 2021 में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कौन सी है? सी है। रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत की 140वीं रैंक है और फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आइसलैंड है। गाइज मैं आइसलैंड के बारे में बताना चाहूँगा। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका रिकजाविक है और करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है, KRONA। और गाइज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी बताना चाहूँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बेसिकली है क्या? एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाहता है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जेंडर इक्वलिटी बना रहे, इसलिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश नहीं करता है? ऑप्शन है ए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ऑप्शन बी ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ऑप्शन सी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ऑप्शन डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। गाइज इसका सही आंसर है डी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट और भी पब्लिश करता है। उसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। गाइज एक रिपोर्ट और पब्लिश करता है, उसका नाम है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे हम आगे देखेंगे। तो इतने सारे रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जनवरी 1971 में इसका फाउंडेशन हुआ था और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, और एक शहर है कोलोगनी, उसी जगह पर ये इसका हेडक्वार्टर है। कोलोगनी जो है स्विट्जरलैंड में ही है, तो उसी जगह पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। बेसिकली इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है क्या? ये इंटरनेट तक लोगों की पहुंच कितनी है, इस बात को ये इंडेक्स बताता है। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? ऑप्शन ए 47th, ऑप्शन बी 49th, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 53rd। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 49th। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रिपोर्ट जो पब्लिश करती है उस संस्था का नाम है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, फेसबुक के साथ मिलकर करती है। और भारत की जो पोजीशन है 49th है। थाईलैंड भी 49th ही भारत के साथ शेयर करता है ये रैंक। और पहले रैंक पे स्वीडन है। पहले रैंक पे जो कंट्री है वो स्वीडन है। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका स्टॉकहोम है और करेंसी स्वीडिश क्रोना है। गैज मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। स्कैंडिनेवियाई कंट्री क्या होता है ये लास्ट में मैं बताऊंगा, एक एनालिसिस करके बताऊंगा, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। 6th क्वेश्चन कि वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2020, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2020। पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो रैंकिंग है 41st है। गाइस बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लास्ट ईयर थी ये रैंक, इसमें जो रैंकिंग है वो 43rd है। तो यानी पहला स्टेटमेंट ही पकड़ में आ गई कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए पहला स्टेटमेंट कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ये एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी बचता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइज दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये IMD वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस सेंटर इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। IMD का मतलब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। सिंगापुर टॉप पोजीशन पे है, ये भी सही था। इसका सही आंसर सी है। वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट पब्लिश करता है IMD वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस सेंटर, 43वें पोजीशन है भारत की, और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है। सिंगापुर एक साउथ एशियन कंट्री है और कैपिटल इसका सिंगापुर ही है और करेंसी इसका सिंगापुर डॉलर है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है? ऑप्शन है ए 158th, ऑप्शन है बी 168th, ऑप्शन सी 170th, ऑप्शन डी 177th। इसका सही ऑप्शन है बी 168th। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 ये क्या बताता है। एक्चुअली इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है वो कई यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूरोपियन कमीशन सभी आपस में मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि किसी भी देश का जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो कितनी है, कितना हद तक उसने अपने यहाँ पे सुधार किया हुआ है एनवायरमेंटल जैसे टॉपिक पे उसने कितना ज़्यादा सुधार किया हुआ है,
उसकी एक कैलकुलेशन की जाती है। वो कैलकुलेशन एक इंडेक्स के रूप में निकल कर आती है। लेकिन वो कैलकुलेशन जो होती है किन फैक्टर्स पे बेस्ड होती है? वो 2 फैक्टर पे बेस्ड होती है। उसका नाम है हेल्थ और दूसरा इकोसिस्टम। हेल्थ हेल्थ में कुछ टॉपिक पे स्टडी की जाती है, जैसे एयर क्वालिटी, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल्स जिसमें लेड आएगा, लेड पोल्यूटेंट आप सुना ही होगा नाम, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ें 4 टॉपिक की कैलकुलेशन की जाती है इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरी जो फैक्टर है इकोसिस्टम है, इसमें बायोडाइवर्सिटी चेक की जाती है, क्लाइमेट चेंज चेक की जाती है, फॉरेस्ट चेक किया जाता है, एग्रीकल्चर चेक किया जाता है और फिशरीज भी चेक की जाती है। और इन सभी का कैलकुलेशन से ही ये सारी यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूरोपियन कमीशन मिलकर ही एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश करती हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट 2002 से ही पब्लिश हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। येले यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूरोपियन कमीशन, ये सभी मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं और ये 2002 से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। भारत की जो पोजीशन है 168वीं है और डेनमार्क पहले पोजीशन पे है। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, कोपनहेगन इसका कैपिटल है और करेंसी इसका क्रोने है, KRONE। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है गाइज, अब इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 74th, ऑप्शन बी 83rd, ऑप्शन सी 85th, ऑप्शन डी 87th। इसका सही आंसर है डी 87th। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है क्या। एक्चुअली क्या है कि आज के समय ऐसा आ चुका है कि सभी देश नेट जीरो इमिशन की दौड़ में लगे पड़े हुए हैं और उनकी इसी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए ये रिपोर्ट जारी होता है, ये इंडेक्स जारी होता है। ठीक है गाइज, इस बात का ध्यान रखें। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये तो किया ही जाता है और प्लस नेट जीरो इमिशन होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। नेट जीरो इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, यानी एकदम न के बराबर करना है, जीरो कर देना है। लेकिन अगर ग्रीन हाउसेस गैस इमिशन को हम जीरो कर देंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो न के बराबर हो जाएगा, यानी सारी फ्रीज हो जाएंगी, सारी बर्फ़ के रूप में हो जाएंगी। तो यानी टेम्परेचर होना ज़रूरी है, अर्थ पे टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो गाइज हमें पता है कि अर्थ पे 2 तरीके से टेम्परेचर होती हैं। पहला तो एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस फैलती हैं। तो यहाँ पे नेट जीरो इमिशन की जो बात की जा रही है, नेचर को तो हम कम कर नहीं सकते। नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन होता है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो ह्यूमन के द्वारा इमिट की जाती हैं? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम सुनते हैं कि रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में। फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुना होगा, आग बुझाने वाला, जिसमें हैलोन्स का यूज किया जाता है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो हम इंसान ही बनाते हैं इसको। और एक पेस्टिसाइड है, यहाँ तक कि पेस्टिसाइड को भी, मेथिल ब्रोमाइड जिसका नाम है, उसको भी हम ही बनाते हैं, यानी मानव द्वारा ही बनाया जाता है। ये सभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा ही बनाया गया ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं और इन्हीं को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, इसी को ही हम कहते हैं नेट जीरो इमिशन। न कि नेचुरल ग्रीन हाउस गैस को एलिमिनेट करने की बात नहीं हो रही है, ये एंथ्रोपोजेनिक काज के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं उनको कम करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो नेट जीरो इमिशन का कॉन्सेप्ट आप जरूर समझिएगा। ठीक है गाइज, तो इसका सही ऑप्शन डी था 87th। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट पब्लिश करती है। भारत 87th पोजीशन पे है और पहले रैंक पे जो कंट्री है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन मैंने पहले ही बता दिया है कि ये यूरोपियन कंट्री है, स्टॉकहोम इसका कैपिटल है और स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है। ठीक है गाइज, एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आप लोगों से ये कहा था कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैं आपको ये बता दूँ कि स्वीडन और नॉर्वे और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ये एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं। पहले 3 ही देश स्कैंडिनेवियाई नेशन हुआ करते थे। स्कैंडिनेवियाई नेशन का मतलब क्या है? यानी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसी कम्युनिटी जहाँ का लैंग्वेज,
वेशभूषा, पहनावा और उनका रहन-सहन, उनका मतलब उनके चेहरे का कलर, सब कुछ एक ही जैसा हो, उनकी बोली भी एक ही जैसी हो, उनका कल्चर भी एक ही जैसा हो। ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी बनाई गई थी और उस कम्युनिटी का नाम ही था स्कैंडिनेवियाई ग्रुप। एक ग्रुप थी, उस ग्रुप का नाम था स्कैंडिनेवियाई ग्रुप। उस ग्रुप में 3 देश पहले शामिल थे क्योंकि इनके जो हाव-भाव थे, इनके जो चेहरे थे, इनके जो कल्चर थे, इनकी जो लैंग्वेज थी, सेम टू सेम थी। उसमें 3 देश थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। लेकिन बाद में 2 और देशों की पहचान हुई, जिसमें फ़िनलैंड और आइसलैंड आती है। तो गाइज़ इन सभी के कैपिटल, इनकी करेंसी याद होना चाहिए आपको। जैसे अगर आप चाहें तो मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे स्वीडन का मैंने बता दिया, नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका ओस्लो है, करेंसी इसका क्रोन है। फिनलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है। डेनमार्क भी एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका कोपेनहेगन है और करेंसी क्रोन है। आइसलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका रिकजाविक है और करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। ठीक है गाइज, बस एक रिवीजन हो जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? ऑप्शन है ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गाइस, इसमें बेसिकली किया क्या जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक पब्लिशर है जो करता क्या है कि सभी देशों में ये जानने की कोशिश करता है कि प्रेस को कितनी आज़ादी है, यानी हमारे प्रेस यानी हमारी मीडिया को कितनी आज़ादी है, किस देश में कितनी आज़ादी है, उसी हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। जैसे इसमें देख सकते हैं 142वां पोजीशन है भारत की 180 देशों में, यानी बहुत ही सही पोजीशन नहीं कही जा सकती। ठीक है गाइज, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका ऑप्शन है ए 80, बी 82, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 86। इसका सही आंसर है सी 84। गाइज, इसका जो रिपोर्ट पब्लिश करती है हेनले एंड पार्टनर्स करती है इस रिपोर्ट को पब्लिश, और भारत की जो पोजीशन है 84 है और जापान फर्स्ट रैंक पे है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान एक आइलैंड कंट्री है, ईस्ट एशिया में पड़ती है ये कंट्री। कैपिटल इसका टोक्यो है और टोक्यो गाइज जापान की 4 मुख्य रूप से आइलैंड्स हैं, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि 4 बड़े आइलैंड हैं जिनका नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ठीक है, जापान कई आइलैंड्स का एक ग्रुप है, उसमें 4 बड़े आइलैंड हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है, ये भी बता दे रहा हूँ, और टोक्यो जो राजधानी है ये होन्शु आइलैंड पर ही बसा हुआ है। करेंसी इसका येन है। और गाइज, आपने अब आया गया है, जापान का नाम आ ही गया है, तो मैं आपको कुछ बात और बता दूं कि आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 का वो समय था जब हिरोशिमा पे एक लिटिल बॉय नाम से एक एटम बम छोड़ा गया था। अमेरिका के द्वारा ये बम गिराया गया था और काफ़ी भीषण तबाही हुई थी। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, 3 दिन बाद नागासाकी जो कि क्यूशू आइलैंड पे पड़ता है, और हिरोशिमा होन्शु जो सबसे बड़ा आइलैंड था उस पे पड़ता है। तो हिरोशिमा होन्शु आइलैंड पे पड़ता है और नागासाकी क्यूशू आइलैंड पे पड़ता है। इन दोनों पे 6 अगस्त हिरोशिमा पे और 9 अगस्त नागासाकी पे एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो गाइज़, ये आ गया था प्रसंग, तो मैंने बता दिया, आपका एक रिवीजन ही हो जा रहा है। ठीक है गाइज़, ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको आपके जैसा आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वैसा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए।